आज हमारे अध्ययन का विषय है आधुनिकीकरण के लक्षण और आधार। कुछ प्रसिद्ध समाजशास्त्री एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई, शिल्स और बी.बी. शाह। इनकी अवधारणा आधुनिकीकरण के बारे में क्या है ये हम पहले देख चुके हैं और इनके लक्षण और आधार किस प्रकार से हैं अब हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। इनके साथ साथ ही हम इन लक्षणों के आधार पर उन कारकों को भी समझ सकते हैं जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि करती है। तो कुछ लक्षण इस प्रकार है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के। नगरीकरण में वृद्धि एक प्रमुख लक्षण है आधुनिकीकरण का, क्योंकि आधुनिकीकरण की दशा है उसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र नगरों के रूप में नहीं बदलते, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें नगरीयता से संबंधित मनोवृत्तियाँ प्रभावपूर्ण बनने लगती है। जो हम बोलते हैं ना, शहर में रहने के बाद हमारी मेंटलिटी चेंज हो गई या शहर वालों की मेंटलिटी थोड़ी चेंज होती है। तो जब हम नगर में रहते हैं तो हमें एक विशेष प्रकार का दृष्टिकोण का निर्माण होता है जिसे हम कहते हैं नगरीयता। इसी प्रकार देखते हैं कि शिक्षा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है, तर्क और विवेक के आधार पर लोग काम करते हैं, जीवन के प्रति अधिक प्रैक्टिकल होते हैं, व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हैं और जो पारलौकिक विश्वासों की जगह हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में वर्तमान जीवन को अधिक महत्व देना, वैज्ञानिक ज्ञान को अधिक महत्व देना, इस तरह की विशेषता आधुनिकीकरण में देखी जाती है। यदि हम प्रौद्योगिकी विकास की बात करें तो प्रौद्योगिकी विकास से समाज में परिवर्तन होता है। संचार के साधन, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति, नए नए आविष्कार द्वारा हम विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तब इस प्रक्रिया को हम कहते हैं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि बढ़ती हुई गतिशीलता एक आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है। गतिशील समाज किसे कहेंगे? तो गतिशील समाज वो होता है जिसमें तर्क और विवेक को प्रोत्साहन मिलता है और जो लोगों का व्यवहार होता है वो उनके अपनी रुचियों से प्रभावित होता है। व्यक्ति विश्वास करने लगता है कि उसका जो भविष्य है वह पूर्व निर्धारित नहीं है, बल्कि उसकी कुशलता पर निर्भर है। भाग्य को नहीं कोसता, बल्कि व्यक्ति कर्म के ऊपर विश्वास रखता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो आधुनिकीकरण की दशा है उसमें व्यक्तियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का निर्धारण व्यक्ति प्रदत्त स्थिति से नहीं, बल्कि अर्जित परिस्थिति के माध्यम से करता है। इसके फलस्वरूप एक खुली हुई सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलता है और व्यक्ति अपनी कुशलता और योग्यता को ऊंचा उठा करके अपनी परिस्थिति को बदलने का प्रयास करता है, ऊंचा उठने का प्रयास करता है। इसी प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को विश्वास होने लग जाता है कि व्यक्तिगत आकांक्षाओं को मान्यता देने से ही लोगों को अधिक परिश्रमी, योग्य और साहसी बनाया जा सकता है। हमारे व्यवहार जैसे जैसे व्यक्तिगत आकांक्षाओं से प्रभावित होते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व बढ़ने लगता है। हम और खुले विचारों के हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास अपनी एक सोच होती है और यही सोच हमारे मनोवृत्ति में जब परिवर्तन आता है तो ऐसे आविष्कार भी होने लगते हैं जो व्यक्तिगत कुशलता को बढ़ा सके। इसी प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों में वृद्धि होती है। सामाजिक समानता, धर्मनिरपेक्षता, विचारों की स्वतंत्रता, मताधिकार का प्रयोग और महत्वपूर्ण विषयों के प्रति जागरूकता तथा अपने अधिकारों के प्रति चेतना, ये कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो कि हमें लोकतांत्रिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। और इन लक्षणों के आधार पर ही जब परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि ये प्रक्रिया आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है। इसी प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सबसे इम्पॉर्टेंट जो अगर मुझे चीज़ लगती है वो है परिवर्तन में रुचि, क्योंकि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी स्थिति का हमें बोध कराती है जिसमें परिवर्तन का स्वागत करना जीवन शैली का अंग बन जाता है। अधिकांश लोग व्यवहार के किसी ढंग को इसलिए नहीं अपनाते कि पीढ़ियों से ऐसा होता आ रहा है, बल्कि वह इसलिए अपनाते हैं क्योंकि वह अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि परिवर्तन का उपयोग, जो परिवर्तन होते हैं सदैव उपयोगी और वैचारिक हो ऐसा आवश्यक
नहीं होता, बल्कि परिवर्तनों में रुचि होती है, तो व्यक्ति परिवर्तन करने के लिए उस स्थिति को स्वीकार करता है। इसी प्रकार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में लौकिक मूल्यों की प्रधानता होती है और पारलौकिक मूल्यों की जगह सांस्कारिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाने लगता है। पवित्रता और अपवित्रता का संबंध स्वास्थ्य के तार्किक नियमों से हो जाता है। व्यक्तियों का जन्म ऊंचा या नीचा नहीं माना जाता परिस्थिति के आधार पर, प्रदत्त परिस्थिति के आधार पर, बल्कि प्रथाओं और कर्मकांडों के पालन को व्यक्तिगत विकास की एक आवश्यक शर्त के रूप में नहीं देखा जाता और उनका मूल्यांकन अर्जित परिस्थिति के आधार पर होता है। इसी प्रकार से एक आधुनिकीकरण का मुख्य लक्षण है तार्किकता में वृद्धि, जिसमें परंपरागत विश्वासों की जगह हम लोगों के व्यवहार में तार्किकता में वृद्धि देखते हैं और जीवन के अधिकांश जो लक्ष्य होते हैं, जो साधन होते हैं, उसका निर्धारण किया जाता है तर्क और विवेक के आधार पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन दशाओं की जो अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बढ़ती हुई सहभागिता, जीवन में जो उपलब्धियां हैं उसको उठाने के लिए हम कितना जोखिम ले सकते हैं, जटिल और व्यवस्थित संस्थानों, संगठनों आदि के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति और प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती हुई जो प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, वह आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का प्रमुख लक्षण है। ये सभी ऐसे मानदंड हैं जिनके आधार पर यह समझा जा सकता है कि किसी भी समाज में परंपरा का प्रभाव कितना कम हुआ है और वह आधुनिकीकरण की दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है। तो इससे फिर स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिकीकरण क्या है, परिवर्तन और विकास का एक विशेष प्रतिमान है। अब हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण के स्तर, कुछ स्तर है आधुनिकीकरण के। ऐसे बोला जाता है कि आधुनिकीकरण के विकास की आरंभिक स्थिति 3 स्तरों से संबंधित है। नगरीकरण ऐसी स्थिति है जिसमें लोग गांवों को छोड़कर के नगर में आकर के बसना शुरू कर देते हैं और यह दशा लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के प्रति जागरूक भी बना देती है। नगर में आते हैं तो उनकी आवश्यकताएं बढ़ जाती है। जीविकोपार्जन के लिए वह ऐसे कारखानों में काम करते हैं जहां पर उत्पादन का संबंध होता है नई प्रौद्योगिकी से, और वो लोग प्रशिक्षण के द्वारा अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसका परिणाम ये देखने को मिलता है हमें कि उनका झुकाव ऐसी विशेषताओं की ओर होने लग जाता है जिनका संबंध होता है आधुनिकीकरण से। दूसरा हम समझ सकते हैं इस स्तर को संचार के साधनों में सहभाग करना, पार्टिसिपेंट करना। आज हम देखते हैं कि रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर और प्रेस द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं और कार्यक्रमों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ने लगी है। चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जनसंचार के जो साधन होते हैं वह महत्वपूर्ण इसलिए होते हैं क्योंकि जनसाधारण की मनोवृत्तियां हैं या फिर जो परंपरागत संस्थाओं के प्रति उनमें जो विचार पनप रहे, कूटमांडू विचार, इन साधनों के माध्यम से विचारों में परिवर्तन लाया जाता है, जो कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि समाज में आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन आरंभ होते हैं, जिससे कि एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में साक्षरता में वृद्धि होती है, और जब साक्षरता में वृद्धि होती है तो व्यक्ति नए आविष्कारों के साथ अनुकूलन करना सीखता है, उसकी सोच और ज़्यादा व्यापक होती है और वह ऐसे साधनों का विकास करने की कोशिश करता है जिससे कि सामाजिक संरचना होती है उसमें विभेदीकरण के तत्व उत्पन्न हो जाते हैं, और यही वह दशा होती है जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में भी वृद्धि करती है। इसी प्रकार एक समाजशास्त्री है जिन्होंने कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का जो विवेचन है वह मुख्य रूप से गतिशीलता और सामाजिक विभेदीकरण 2 प्रकार की विशेषताओं को ध्यान में रख करके किया है, जिसमें जो पहला है उसका स्तर है सामाजिक जनांकी की विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन से, और दूसरा जो स्तर है वह है सामाजिक संगठन के संरचनात्मक पहलू में बढ़ते हुए विभेदीकरण से। तो 2 प्रकार के स्तर है, सामाजिक जनांकी की विशेषता और सामाजिक संगठन के संरचनात्मक पहलू के
बढ़ते हुए विभेदीकरण से। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो एक अन्य विद्वान है कोलेन, जिन्होंने कि समाजीकरण को समझाने के लिए कुछ स्तर बताए हैं। आधुनिकीकरण की अवधारणा इन्होंने समझाई है कुछ स्तरों के माध्यम से। किताब का नाम है अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है विश्लेषणात्मक तथा आविष्कार का दृष्टिकोण, और जिसमें हम देखते हैं कि जो परंपरागत विचार होते हैं उसकी जगह बुद्धिवाद को प्रोत्साहन मिलने लगता है और लोग अपनी दशाओं के प्रति अधिक सचेत होकर के विचार करते हैं। दूसरा है नई प्रौद्योगिकी का विकास, नई टेक्नोलॉजी, और इसका जो स्तर ये स्तर है इसका संबंध जीवन यापन के तरीके से है, जो नई टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है, जैसे कि नई मशीनों के बीच काम करना तथा उनके द्वारा बनी हुई वस्तु का उपभोग करने के कारण जो लोगों का जीवन जीने का तरीका होता है, जीवन जीने का ढंग है, वो बदलने लगता है। तो इस दिशा में क्या होता है कि परंपरागत व्यवहार और कार्य करने के जो तरीके होते हैं, जो हमारे परंपरागत होते हैं, उनका प्रभाव कम होने लगता है और इसके द्वारा पुनः नई टेक्नोलॉजी के विस्तार को प्रोत्साहन मिलता है, जो आधुनिकीकरण की एक पूर्व आवश्यकता मानी जाती है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सामाजिक संरचना में लोच आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पाया जाता है। संरचना इस प्रकार से बदलने लगती है कि आधुनिकीकरण से उत्पन्न होने वाले तनावों में कमी होने लगती है। लर्नर ने आधुनिकीकरण की संदर्भ में इसे अशांतिपूर्व सकारात्मक भावना कहा है, क्योंकि जब आधुनिकीकरण के फलस्वरूप लोगों की भूमिका और सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है तो मानसिक रूप से व्यक्ति अनेक प्रकार के तनाव महसूस करता है और धीरे धीरे परंपरागत मूल्यों में परिवर्तन आता है और सामाजिक संरचना भी उसी के अनुसार बदलने लगती है। जब इस तरह के तनाव अपने आप समाप्त हो जाते हैं तो उन मूल्यों को प्रोत्साहन मिलता है जिसका संबंध आधुनिकता के मूल्यों से होता है। तो इस प्रकार से आधुनिकीकरण की अवधारणा का इन स्तरों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, लेकिन ये स्तर इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि इनकी सहायता से हम उन लक्षणों के क्रमिक विकास को समझ सकते हैं जिन्हें आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का हम आधार मानते हैं।